नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी, पॉलिटिकल साइंस का है बच्चों। उस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 को सत्ता में साझेदारी जो है उससे देखने जा रहे हैं। और इसके जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का को पूरा एक्सप्लेन करके 3 पार्ट में वीडियो बनाकर मैंने इसको छोड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, 3 पार्ट में इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है। और इसके अलावा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के ऑलरेडी छोड़ दिया है। इस वीडियो में आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद अगर आप इसको देखते हो तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, फटाफट से हमारे चैनल में जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हमारा पूरा वीडियो और उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। हम लोगों की एक अलग से इच्छा आती है वीडियोस को बनाने की बच्चों। तो लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी मत करिए, फटाफट से लाइक और शेयर करिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है, वह पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 प्रावधानों का वर्णन करे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। बच्चों ये तो अच्छा, हमको लगता है टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, ये थोड़ा नीचे उतर गया, ये यहाँ लिखाएगा कि 2 प्रावधानों का वर्णन करना है जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमको 2 बातें बतानी है जिससे ये पता चले कि भारत कैसा राज्य है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 11 में, 12 में, 18 में और 22 में पूछा गया है। यानी कौन सी 2 बातें हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रावधान से पता चलता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निम्नलिखित प्रावधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो हम लोग यहाँ तो आपको 2 ही का जवाब देना है। मैंने यहाँ 3 या 4 पॉइंट लिख दिया है, आप में से उसमें से कोई भी 2 पॉइंट ढूंढकर लिख सकते हैं बच्चों। तो पहली बात क्या है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, तो याद रखिएगा, भारत के यानी देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा से अपने धर्म को मान सकते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये पता कैसे चलता है बच्चों, तो देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाली पहली बात क्या है कि हमारे देश के सभी नागरिक जो है अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को मान सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। भारत का नागरिक अपनी इच्छा से अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो दूसरे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यानी भारत के संविधान में ये लिखा गया स्पष्ट रूप से कि भारत के नागरिकों को अपना धर्म मानने का अधिकार है। आप अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म मान सकते हैं, इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम फॉलो कर सकते हैं, बौद्धिस्ट है तो बौद्ध को मान सकते हैं, जैनी है जैन को मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, अपने अपने धर्म से आप लोगों को अपने धर्म के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें साफ रूप से कहा गया कि आप दूसरे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी आप दूसरे धर्म को बुरा नहीं कर सकते। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन दूसरे धर्म को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए भारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के हर नागरिकों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी बात बच्चों, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। जैसे अगर आप लोग देखिएगा, श्रीलंका में जाते हैं तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, इंग्लैंड ईसाई धर्म का है, पाकिस्तान इस्लाम है, लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्म के लोग हैं बच्चों, और सभी धर्म के लोगों को भारत में समान अधिकार दिया गया है।
यानी भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म समान है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य वही होता है जहां नागरिकों को अपने अनुसार अपनी इच्छा से धर्म मानने का अधिकार हो बच्चों, और सभी धर्म समान हो, कोई धर्म ऊंचा या नीचा, किसी धर्म को ऊंचा या नीचा न कहा जाए, ना ही राज्य किसी धर्म को माने। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड का ईसाई है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है बच्चों। भारत में सभी धर्म के लोग हैं और सभी धर्म समान है कानून की नजर में। तीसरा चीज है, संविधान यह कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। यानी इंडियन संविधान में ये क्लियर है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आप व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो बातें हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं दो प्रावधानों को बताया जो यह बताता है कि भारत कैसा देश है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ मैंने क्लियर दो प्रावधान बता दिया है। पहला तो ये क्लियर हो गया कि देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से अपना धर्म मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपनी इच्छा से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बच्चों। दूसरी बात, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है बच्चों। भारत में जो है सभी धर्म के लोग समान है। भारत किसी विशेष धर्म को विशेष सुविधा नहीं देता है। संविधान में यह भी कहा जाता है कि सरकार किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ये सारी बातें बताती है कि भारत कैसा देश है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है। तो दो प्रावधान बोला था, आप इसमें से कोई भी दो प्रावधान को लिख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है भारत और श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। यानी श्रीलंका में जो भेदभाव हुआ है समाज का और भारत में जो भेदभाव हुआ है उसका आधार क्या है बच्चों। श्रीलंका और भारत में जो ये विभाजन हुआ है, सामाजिक भेदभाव होता है, किन आधार पर श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच भेदभाव हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चों, श्रीलंका में सामाजिक भेदभाव का आधार है भाषा और क्षेत्र। भाषा और क्षेत्र श्रीलंका में सामाजिक भेदभाव का आधार है। ठीक है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन हुआ है इसी आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर श्रीलंका में सामाजिक विभाजन हुआ बच्चों। और यह विभाजन तमिल और सिंगली के बीच हुआ है। अब भाषा है तमिल और सिंगली भाषा है बच्चों। भाषा के आधार पर क्षेत्र इसलिए है क्योंकि तमिल इंडियन है और सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी है। तो तमिलों को इंडियन और श्रीलंका के ये सिंगली को श्रीलंका का माना जाता है, कहीं ना कहीं क्षेत्र के आधार पर कि श्रीलंका के मूल निवासी सिंगली है और तमिल भारत से आके बसे हैं, इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। या फिर भाषा, जो तमिल बोल रहा है वह इंडियन होंगे और जो सिंगली बोल रहे हैं बच्चों वो श्रीलंकन होंगे, इसीलिए इनमें भेदभाव किया जाता है। लेकिन भारत में ना सामाजिक विभाजन का आधार कही है बच्चों, भारत में भाषा के आधार पर विभाजन है। आप लोगों को मालूम है, मालूम होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ ये राज्य निर्माण के लिए संगठन बनाया गया था, तब राज्य के निर्माण के बाद भाषा के आधार पर की गई थी। यानी भाषा के आधार पर पंजाब बना है, पंजाबी के जब पंजाब बोलते हैं उसके आधार पर पंजाबी बना, पंजाब को ही तोड़ के हरियाणा बना है बच्चों, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने ये विरोध किया कि हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे लिए अलग राज्य होना चाहिए। साउथ में तमिल बन गया है, तमिलनाडु बना हुआ है तमिल के आधार पर, ठीक है, केरला बना हुआ है। तो भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्य बने हुए हैं। मराठियों के लिए महाराष्ट्र बन गया है बच्चों, बंगला भाषा के आधार पर बंगाल बन गया है। क्षेत्र भी हमारे यहाँ विभाजन का आधार है, कोई बोलता है मैं बिहारी हूँ तो मैं बंगाली हूँ। जाति भी है, हायर बैकवर्ड है, धर्म भी है, हिंदू मुसलमान है, और लिंग भी है, महिला पुरुष है। यानी अगर हम श्रीलंका में देखें तो भाषा और क्षेत्र भी सामाजिक विभाजन का आधार है, लेकिन इंडिया में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा भी है, क्षेत्र भी है, जाति भी है, धर्म भी है, लिंग भी है। क्योंकि इंडिया में महिला पुरुष के आधार पर भी भेदभाव होता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर भी भेदभाव होता है, हायर बैकवर्ड के आधार पर भी भेदभाव होता है, बिहारी बंगाली तमिल के आधार पर भी भेदभाव होता है बच्चे। तो भारत में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग सब है, लेकिन श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा, क्षेत्र है। अब यह धर्म का भी जिक्र कर सकते हैं, क्यों?
क्योंकि तमिल जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं और सिंगली जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि भारत में और श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है बच्चों, क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। अब हम लोग अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा नीति क्या है, ये 2012-2016 में पूछा गया है। देखिए, सरकार या संस्था द्वारा भाषाओं के उपयोग, विकास और संरक्षण के लिए बनाई गई नीतियों को भाषा नीति कहते हैं। कोई भी संस्था या सरकार जब भाषाओं के उपयोग के लिए, उसके विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए जब कोई नीति बनाती है बच्चों, उसको हम लोग भाषा नीति कहते हैं। भाषा के विकास के लिए, भाषा के संरक्षण के लिए बनाई गई नीतियों को हम लोग बच्चों भाषा नीति के नाम से जानते हैं। और भाषा नीति का उद्देश्य होता है भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखना। विभिन्न भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखना भाषा नीति का उद्देश्य है बच्चों। यानी कहीं ना कहीं जो भाषा का संरक्षण कैसे होगा, भाषा का उपयोग कैसे करेंगे, किस प्रकार अपनी भाषा का विकास करेंगे, इन सब के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उनको भाषा नीति कहते हैं। और भाषा नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखना। कुछ विशेष भाषाओं को महत्व देना होता है और इसके अलावा कुछ विशेष भाषाओं को महत्व भी देना है। भाषा नीति का मतलब होता है विभिन्न भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखना और कुछ विशेष भाषाओं को महत्व देना। अगर हम लोग भारत की भाषा नीति के बारे में बात करें तो हमारी भाषा नीति समृद्ध, भाषा नीति हमारी भाषा को समृद्ध भी बनाती है बच्चों। भारत के संविधान, भारत में लगभग 114 से अधिक भाषा बोला जाता है, लेकिन भाषा नीति के तहत भारत के संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पूर्ण देखें तो सबसे बड़ी बातें हमारे सामने ये निकल के आती है कि जो भाषा नीति होती है ना बच्चों, वह भाषा के उपयोग और विकास तथा उसके संरक्षण के लिए बनाई जाती है। किस प्रकार हम भाषा का उपयोग करेंगे, किस प्रकार भाषा का विकास करेंगे, किस प्रकार भाषा का संरक्षण करेंगे, इनके लिए बनाई गई नीति को भाषा नीति कहते हैं बच्चों। और भाषा नीति का उद्देश्य होता है विभिन्न भाषाओं के बीच संतुलन को बनाए रखना और कुछ विशेष भाषाओं को महत्व देना। ये हमारी भाषा नीति का उद्देश्य होता है कि कुछ विशेष भाषा का महत्व भी दे और विभिन्न, ऐसा नहीं हो कि भाषा के आधार पर लोग में तनाव पैदा हो जाए, यानी भाषा के आधार पर लोगों में तनाव ना हो, विभिन्न भाषा के लोगों का स्वाभिमान बचा रहे, उसके बीच बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे और कुछ विशेष भाषाओं को महत्व भी दे दिया जाए। इसी को हम लोग भाषा नीति के नाम से कहते हैं। और भाषा नीति ही बच्चों हमारी भाषा को समृद्ध बनाती है। अगर हम लोग बात करें भारत में भाषा नीति के तहत भारत के संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि हमारे यहाँ 114 भाषा है। अब सबको शामिल करना तो मुश्किल है संविधान में, इसीलिए 22 ऐसी भाषाओं को शामिल किया गया संविधान में ताकि दूसरे भाषा के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2012 और 2016 में पूछा गया बच्चों। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर बोले 4 नंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो 2016 में पूछा गया है। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी क्या है? साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। देखिए, सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है बच्चों भारत सरकार या शासन में विभिन्न समूहों का या समुदायों का भागीदारी होना। सत्ता में साझेदारी का अर्थ हो गया शासन में या सरकार में विभिन्न समुदायों और विभिन्न समूहों का भागीदारी होना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता में साझेदारी का मुख्य अर्थ हो गया है शासन के कार्यों में, सरकार के कार्यों के संचालन में, सरकार के कार्यों के देखरेख में जब विभिन्न समूह के लोग और विभिन्न समुदाय के लोग भाग लेते हैं तो इसको हम लोग सत्ता में साझेदारी कहते हैं। कुल मिलाकर सभी लोगों का सभी वर्गों का शासन में कोई ना कोई रोल होना सत्ता में साझेदारी या भागीदारी कहलाता है बच्चों। और यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। सत्ता में साझेदारी ही यह तय करता है कि कोई सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा। सत्ता में किसी की भागीदारी नहीं। जैसे एक समय पर कहिए जब हमारे यहाँ राजा का शासन था तो राजा के शासन में जनता की सत्ता में कोई भागीदारी नहीं थी।
राजा ही निर्णय लेता था कैसे टैक्स लागू करना है, किस देश के साथ किस प्रकार युद्ध करना है। ये निर्णय जनता लेती थी कि सब राजा लेती थी। तो वहां पर कहीं ना कहीं राजा कभी कभी निरंकुश हो जाते थे। निरंकुश होने का मतलब होता है जिन पर कोई पाबंदी न हो, वह मनमानी करने लगते थे, सत्ता का दुरुपयोग करने लगते थे। क्यों? क्योंकि सत्ता में राजा के अलावा और किसी की भागीदारी नहीं थी। जैसे अभी तानाशाही शासन में भी सत्ता में किसी की साझेदारी नहीं होता। आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया का तो नाम सुना होगा बच्चे। नॉर्थ कोरिया में एक शासक है, डिक्टेटर कहते हैं उनको, जिनका नाम है किंग जोंग उंग। ठीक है बच्चों, ये किंग जोंग उंग जो है बच्चों, ये डिक्टेटर है। यहाँ किसी भी दूसरे लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। शासन का पूरा निर्णय ये किंग जोंग उंग ही लेते हैं। ठीक है, तो ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाही शासन है। राजशाही शासन में भी जनता को कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता बच्चों। तो ऐसे में सत्ता में जो रहती है वो शासन का क्या करने लगती है? दुरुपयोग करने लगती है। लेकिन जहां सत्ता में भागीदारी होगा बच्चों, वहां शासन का कोई दुरुपयोग नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता में साझेदारी यह तय करता है कि सत्ता का कोई गलत ढंग से उपयोग ना करे, दुरुपयोग ना करे, सभी वर्गों को शासन में प्रतिनिधित्व मिले। समाज के सभी वर्ग, हायर, बैकवर्ड, हिंदू, मुसलमान, बंगाली, बिहारी, सबको शासन में प्रतिनिधित्व मिले, सबको शासन में भागीदारी मिले। सत्ता में साझेदारी का एक यह देखने को मिलता है, सत्ता में साझेदारी का एक रूप होगा बच्चे, यहाँ रूप छूट गया है। सत्ता में साझेदारी का एक रूप यह देखने को मिलता है कि सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये सरकार 3 अंगों में बटी हुई है। यानी कहीं ना कहीं सत्ता में साझेदारी का अर्थ हो गया कि शासन में या सरकार में विभिन्न समूहों की भागीदारी होना, और यही तय करता है कि कोई व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग ना करे और सभी वर्गों को शासन में प्रतिनिधित्व मिले। और सत्ता की साझेदारी का जो रूप है वह भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो 3 अंगों में बटी है। तीनों अंगों का मतलब है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है यह देखना कि कौन कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको पनिश करना, सजा देना। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि सरकार का जो तीनों अंग है इसका अलग अलग काम होता है, तीनों अंग का रोल शासन में होता है। तो सरकार भी अकेले किसी शासन को नहीं कर रही है। सरकार यहाँ पर अकेले सरकार की भूमिका नहीं है, बल्कि इसमें कई समूह, कई संगठन भाग ले रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सत्ता में साझेदारी। शॉर्ट में क्लियर लिख सकते हैं कि जब सरकार जो है, सरकार में विभिन्न समूहों की भागीदारी होती है, विभिन्न वर्गों की भागीदारी होती है, उसको हम लोग सत्ता में साझेदारी कहते हैं। और यह स्पष्ट रूप से इंडिया में देखने को क्या मिलता है कि हमारी सरकार जो है 3 अंगों में बटी हुई है। वो 3 अंग क्या क्या है बच्चों? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इस तरह हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, जो 2016 में पूछा गया है। अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 5वां और छठा देख लेते हैं। 5वां और छठा दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता, लिंग समझते हैं ना आप लोग? लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी स्त्रीलिंग मतलब हो गया महिला, अब पुल्लिंग मतलब हो गया बच्चों पुरुष। तो इस महिला और पुरुष के आधार पर समाज में आप लोग भेदभाव साफ देखिएगा। हमारे समाज में महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव होता है बच्चों। यहाँ तक कि परिवार में भी आप लोग देखिएगा, बहुत परिवार में 5-5 बेटियां हो गई है बच्चों। किसकी चाहत में? तो बेटों की चाहत में। ठीक है, लेकिन बेटियों की चाहत में 5-5 बेटे हुए, ऐसा अपने समाज में नहीं देखिएगा। यानी बेटे की इच्छा में परिवार में 5-5 बेटियां होगी, अगला बेटा होगा, अगला बेटा होगा, अगला बेटा होगा। ऐसे करते करते 5-5 बेटियों वाले परिवार आप देख लीजिएगा। लेकिन 5-5 बेटे बेटियों की चाहत में बहुत कम देखने को मिलता है बच्चों। परिवार में देखिएगा कि लड़कों को हायर एजुकेशन देने के लिए माँ बाप, समाज सब प्रेरित होता है। लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं दिया जाता है।
यहाँ तक कि कई परिवार में खान पान में भी लड़की और लड़कियों में परिवर्तन भेदभाव देखने को मिला है। तो और ये भी देखिएगा कि महिलाओं पे बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं समाज में, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन समाज में पुरुषों के ऊपर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग गौर करें तो हमारा समाज जो है बच्चों, वह लिंग के आधार पर महिला और पुरुष दो भागों में बटा हुआ है, और इसी को कहते हैं हम लोग लैंगिक असमानता। यानी लिंग के आधार पर समाज में महिला और पुरुषों के बीच जो भेदभाव होता है बच्चों, उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। और हमारा समाज जो है, इंडियन समाज, वो पुरुष प्रधान है। यहाँ पर पुरुषों को महत्व दिया जाता है और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इंडिया में ये चीज देखने को आपको मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भ्रूण हत्या। अब ये भ्रूण हत्या क्या है बच्चों? तो भ्रूण मतलब होता है, जब आप लोगों को मालूम है अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन नालिका में मिलते हैं बच्चों, ये साइंस का चीज है। तो मिलने के बाद निषेचन होता है और एक भ्रूण का निर्माण होता है, एक छोटे से पिंड का निर्माण होता है जिसको भ्रूण कहते हैं। ये फैलोपियन नालिका में मिलता है और यही धीरे धीरे गर्भाशय में जाके जमा हो जाता है, और गर्भाशय में जाके जमा होके एक लड़का या लड़की के रूप में माँ के गर्भ में विकसित होता है। ठीक है बच्चों, तो भ्रूण ही माँ के गर्भ में जाकर विकसित होता है, जो तो 3 महीने के आसपास एक आकार लेने लगता है। लड़का और लड़की का पता इससे चल जाता है। और हमारे यहाँ एक साधन है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी हमारे यहाँ पेट के अंदर बीमारियों का पता लगाने के लिए होता है बच्चों, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मिसयूज होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम लोग पता लगा लेते हैं कि गर्भ में लड़का या लड़की। और जिन परिवार वालों को लड़का पसंद है, वो लड़की होने पर गर्भ में ही उस बच्चे को मरवा डालते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूण हत्या। और याद रखिएगा, इंडिया में इस पर बैंड है बच्चों। इंडिया में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जघन्य अपराध है, आपको इसकी सजा मिलेगी। लेकिन कुछ देशों में ये लीगल है, क्योंकि कुछ देशों के लोग हमारी तरह डकियासुनी सोच के नहीं है कि पेट में लड़की हुआ तो मरवा देंगे। ठीक है, वो हमारी तरह सोच के नहीं होते हैं। जैसे नेपाल चले जाइए, वहाँ लड़कियों को वैल्यू दिया जाता है। इंग्लैंड वगैरह में प्री बेबी फेस्टिवल मनाया जाता है, बच्चा होने के पहले लड़का या लड़की पता चल गया तो वे लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो लड़की अगर पूछ सब पता चल गया कि पेट में लड़की है, तो माँ बाप का चेहरा ऐसा उदास हो जाएगा कि मत पूछिए, जैसे लगता है कि बड़का बोझा माथा में आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, और इसी को कहते हैं हम लोग भ्रूण हत्या। यानी गर्भ में ही अगर हम लोग लिंग का पता लगाकर लड़की होने पर उसे मार डालते हैं तो ये भ्रूण हत्या कहलाता है। यानी गर्भ में लिंग का पता लगाकर लड़की होने पर उसे मार डालना क्या कहलाता है बच्चों? भ्रूण हत्या कहलाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो 2017 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वह राज्य जिसका कोई अपना धर्म न हो। राज्य का कोई अपना धर्म न हो। जैसे हम लोग जानते हैं ना बच्चों, श्रीलंका का अपना धर्म क्या है बच्चों? श्रीलंका का अपना धर्म है बौद्ध। श्रीलंका बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। तो लेकिन अगर किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य में सभी धर्म के लोग समान हैं, सभी धर्म को समान अधिकार मिला है, और संविधान में सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार करने का भी उनको अधिकार है, तो उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी वह देश, वह राज्य जिसका अपना धर्म ना हो। समझो बच्चों, अपना धर्म ना हो, सभी धर्म के लोग समान हो, सभी धर्म के लोग को समान अधिकार मिले, सभी धर्म के लोग समान हो। ठीक है, राज्य का अपना धर्म ना हो, सभी धर्म के लोग समान हो, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार हो, लेकिन ध्यान देना है कि हमें दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बच्चों, आप जानते ही हैं, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोगों को समानता दी गई है। सभी धर्म के लोगों को हमारे संविधान में उचित स्थान मिला हुआ है बच्चों। सभी कानून की नजर में समान है। तो ये क्लियर हो गया कि वह राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं हो और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार हो, संविधान में भी सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार हो, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना हो, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार बिना दूसरे धर्म के को नुकसान पहुंचाए बिना करते हो,
तो उसे हम लोग कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है बच्चों। भारत में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। और ये क्वेश्चन 17 में और 19 में ऑलरेडी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कर रहा है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। ये 2019 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, सामाजिक विभाजन का अर्थ होता है समाज के विभिन्न समूहों के बीच अंतर या विभाजन। अगर ध्यान दीजिए, समाज बढ़ जाता है, ये कहते हैं कि मैं हाइयर हूं या ये कहते हैं मैं बैकवर्ड हूं। अगर समाज हाइयर बैकवर्ड में बढ़ जाए, महिला पुरुष में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए, या फिर गरीब अमीर में बढ़ जाए, किसी आधार पर समाज का अगर बंटवारा हो जाता है, एक वर्ग के लोग अपने आप को अलग समझने लगते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग कहेंगे सामाजिक विभाजन। यानी सामाजिक विभाजन का अर्थ होता है समाज के विभिन्न समूहों के बीच अंतर या विभाजन। ठीक है बच्चों, सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़ा हो जाए। यानी जब लोग समझने लगे कि नहीं मैं हाइयर हूं, तो बैकवर्ड पर अत्याचार करेंगे, तो बैकवर्ड अपने आप को क्या समझेंगे, अलग थलग समझेंगे, तो समाज बढ़ गया। अगर पुरुष समझने लगे कि नहीं मैं पुरुष हूँ, पूरे अधिकार मेरे पास है, तो वो अपने आप को बड़ा समझेंगे। महिलाओं पर अत्याचार करेंगे तो महिला अपने आप को समझेगी समाज महिला कोई वैल्यू नहीं है, तो महिला खुद को पुरुष से अलग समझने लगेगी, समाज का विभाजन हो जाएगा। अगर सामाजिक विभिन्नता एक लिमिट में रहे तो लोकतंत्र के लिए वरदान है बच्चों। लेकिन सामाजिक विभिन्नता अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, लोग सामाजिक विभिन्नता को ही ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो ऐसे में समाज बढ़ जाता है, जिसे हम लोग सामाजिक विभाजन का नाम देते हैं। जैसे इंडिया में सवर्ण और दलितों के बीच सामाजिक विभाजन है। जो सवर्ण है, जो हायर कास्ट है, उनके पास ढेरों सुविधाएं हैं। वो ऐसा नहीं कि हायर कास्ट में गरीब नहीं है, गरीब है, लेकिन दलितों में बच्चों गरीबी हायर के बनस्पत बहुत ज्यादा है। दलित लोगों में गरीबी, जिसको हम लोग एससी कहते हैं बच्चों, शेड्यूल कास्ट, उनमें गरीबी हायर कास्ट के बनस्पत ज्यादा है। हायर में भी गरीब है बट कम है। दलितों में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह जब सवर्णों ने दलितों पर अत्याचार करना शुरू किया, तो दलित खुद को अलग समझने लगे। उनको लगने लगा कि वो समाज का अंग नहीं है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब है, बेघर है, जबकि सवर्णों की स्थिति काफी अच्छी है। जब किसी एक समुदाय को यह महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय के हैं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह क्लियर हो रहा है कि सामाजिक विभाजन का अर्थ होता है समाज के विभिन्न समूहों के बीच अंतर या विभाजन। ठीक है बच्चों, और जब सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर हो जाए बच्चों, ठीक है, तो ऐसे में सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे स्वर्ण और दलित के बीच हमारा समाज बटा हुआ है। इसका कारण यह है कि पूरे देश में अगर आमतौर पर देखा जाएगा तो दलित लोग जो है गरीब है, उनके पास रहने को घर तक भी नहीं कही गई। लेकिन सवर्णों की स्थिति, हायर कास्ट की स्थिति बेहतर है बच्चों। इसीलिए दलित खुद को एक अलग समूह के रूप में देखने लगे हैं, और हमारा समाज दलित, हायर और बैकवर्ड, दलित और सवर्ण में बढ़ गया है। कुल मिलाकर अगर हम लोग ये कहें कि जब कोई एक समूह को ये महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है बच्चों, तब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और एक शिक्षा देने वाला क्वेश्चन है। 2023 और 2019 में पूछा गया है। और इस सामाजिक विभाजन को पाटने या कम करने का जो क्षमता है बच्चों, वो केवल हम लोगों के पास है, स्टूडेंट के पास है, विद्यार्थियों के पास है। अगर वो अपनी सोच बदलते हैं तो आने वाला समय में निश्चित तौर पर सामाजिक विभाजन जो है वह कमेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 2019 में पूछा गया है, सांप्रदायिकता क्या है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, सांप्रदायिकता क्या है बच्चों। तो सांप्रदायिकता के बारे में देख लेते हैं हम लोग, सांप्रदायिकता के बारे में भी समझ लेते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, तो याद रखिएगा, सांप्रदायिकता एक विचारधारा है बच्चों, जिसमें किसी विशेष धर्म
पर विश्वास करने वाले लोग, उनको लगता है कि देखिए, जब आपको यह लगे कि आपका धर्म ही सबसे बड़ा है, आपका धर्म ही सबसे महान है, आपके धर्म से बड़ा कोई नहीं है, और आप दूसरे धर्म की बुराई शुरू कर देते हैं, दूसरे धर्म को नीचा देखना शुरू कर देते हैं, दूसरे धर्म को महत्व नहीं देते हैं बच्चों, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता। यानी एक ऐसी विचारधारा जिसमें कोई विशेष धर्म के लोग, धर्म पर विश्वास रखने वाले लोग जो है, वो अपने धर्म को महान और श्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरे धर्म को महत्व नहीं देते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं तथा धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इनके लिए, सांप्रदायिक लोगों के लिए, राज्य से बड़ा उनका धर्म हो जाता है बच्चों। वो राज्य से ज्यादा धर्म को महत्व देने लगते हैं, देश से ज्यादा धर्म को महत्व देने लगते हैं। देश बाहर में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, उनको उनका धर्म कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं बच्चों। और इस भावना के कारण कहीं कहीं हिंसात्मक घटनाएं घटने लगती है, मारकाट होने लगता है, दंगा होने लगती है, और यह स्थिति कहलाती है सांप्रदायिक दंगा। तो कुल मिलाकर ये क्लियर हो गया बच्चों कि सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशेष धर्म पर विश्वास रखने वाले लोग अपने धर्म को सबसे बड़ा, महान और श्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को महत्व नहीं देते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं और धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनके लिए राष्ट्र से बड़ा धर्म हो जाता है। और कभी कभी हम जोड़ सकते हैं जिनके लिए राष्ट्र से बड़ा क्या हो जाता है बच्चों, धर्म हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं इसमें आप, ठीक है। और कभी कभी तो धर्म के नाम पर हिंसाएं करने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं बच्चों। और धर्म के नाम पर जब हिंसा होने लगती है, लोगों का मारकाट होने लगता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक दंगा। धर्म के नाम पर होने वाले हिंसात्मक घटना को सांप्रदायिक दंगा कहा गया बच्चों। तो ये भी क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सांप्रदायिकता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता क्या है बच्चों, जिसका जवाब मैंने आप लोगों को यहाँ ऑलरेडी बता दिया है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वह क्या है बच्चों, वह समवर्ती सूची क्या है। देखिए, जब हमारा संविधान बना ना बच्चों, तो जब हमारा संविधान बना तो शक्तियों के बंटवारे के समय कुछ विवाद छिड़ गया, और इस विवाद को कम करने के लिए सरकार ने शक्तियों का बंटवारा राज्य सूची, ठीक है बच्चों, संघ सूची और समवर्ती सूची के रूप में कर दिया, ताकि किसी में टकराव न हो। राज्य सूची में उन अधिकारों और उन विषयों को रखा गया जिसका अधिकार जो है राज्य के पास हो, ठीक है। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया जिसका अधिकार जो है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है, वह केंद्र के पास हो बच्चे। और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य दोनों के पास हो। तो इस तरह 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, समवर्ती सूची क्या है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में होगा बच्चों। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, ठीक है। केंद्र और राज्य की शक्तियां अलग अलग कर दी गई है, और इसके लिए 3 सूची तैयार की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है बच्चों। संघ सूची में उन शक्तियों को रखा गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची में उन सूचियों को रखा गया है जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। लेकिन जिस सूची में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारों का वर्णन है बच्चों, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची का मेन टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा जो है इसमें नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर आप लोग सुरक्षा पे देखिएगा तो सुरक्षा पर से केवल फौज का होता है। अगर राज्य की सुरक्षा की बात की जाए तो राज्य की सुरक्षा पर केवल राज्य का अधिकार होता है। आप लोगों ने देखा होगा बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, यूपी पुलिस, तमिल पुलिस, ठीक है बच्चों, असम पुलिस। ये पुलिस जो होता है ये हमारा राज्य सूची में आता है।
लेकिन रेलवे में आप लोग देखिएगा इंडियन रेलवे, फौज में देखिएगा इंडियन आर्मी, ये हमारा आता है किसके अंतर्गत, आर्मी हुआ, रेलवे हुआ, ये किसके अंदर आता है बच्चों, केंद्र के अंदर। लेकिन आप शिक्षा में देखिएगा बच्चों, शिक्षा में जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे आप लोग देखिएगा कुछ स्कूलें ऐसी होती है जो राज्य के अंदर आता है, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड का स्कूल राज्य के अंतर्गत आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग आप लोग देखते हैं शिक्षा पे, अगर आप लोग देख रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से, शिक्षा पर राज्य का भी अधिकार है। जैसे बिहार में भी देख लीजिए, बिहार में कौन है बच्चों, बीएसईबी है जो बिहार की एजुकेशन को निर्धारित करती है। और हमारे यहाँ शिक्षा में एक आप देखिएगा सीबीएसई, सीबीएसई को देखिएगा तो ये जो शिक्षा है सीबीएसई, इसको इसका संचालन केंद्र करती है, बीएसईबी का संचालन बिहार बोर्ड करता है बच्चों, ठीक है। उसी तरह डब्ल्यूबीएसईबी इसका संचालन वेस्ट बंगाल करती है, ठीक है। एएसईबी असम करती है। तो सब राज्य का शिक्षा पर राज्य का भी कंट्रोल है और शिक्षा पर केंद्र का भी कंट्रोल है। तो जिसमें उन विषयों को रखा गया है जिसका देखरेख केंद्र और राज्य दोनों करती है, उसको समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे पुलिस ये राज्य सूची में आ गया, आर्मी रेलवे केंद्र सूची में आ गया, लेकिन शिक्षा जो है बच्चों वो समवर्ती सूची में है, ठीक है बच्चों। वह केंद्र और राज्य दोनों की देखरेख में आता है। अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या करेंगे। यानी जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है, हम लोग जो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं, इसको अगर प्रोत्साहन देना है, इस सद्भाव इसको कम करके सांप्रदायिकता में सद्भाव लाना है, प्रेम की भावना लाना है, तो आप क्या करिएगा। तो देखिए सांप्रदायिकता में सद्भाव, सांप्रदायिकता सद्भाव के द्वारा हम लोग सांप्रदायिकता की भावना को कम कर सकते हैं। कम होगा बच्चों, जो सांप्रदायिकता सद्भाव है, सांप्रदायिकता को कम करके हम लोग सांप्रदायिकता की भावना को कम करते हैं। सांप्रदायिकता सद्भाव वह विचार है जिसके द्वारा धर्म के नाम पर जो हम लोग लड़ रहे हैं, इस विचारधारा को कम किया जा सकता है। और इसके लिए आप क्या करिएगा, तो इसके लिए मैं समाज को जागरूक करने की प्रयास करूंगा, समाज में कॉन्शियसनेस लाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा कि धर्म समान होते हैं, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। लोगों को यह समझना होगा कि हम सब भारतवासी हैं, उनको ये नहीं देखना होगा कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हमें ये समझना होगा कि वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। और हमारे लिए सभी संप्रदाय समान है। ऐसा करके हम लोग सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोगों को समाज के लोगों को जागरूक करना होगा बच्चों, समाज के लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें बताना, समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हें बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि सभी धर्म के लोग समान होते हैं, धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमें सभी धर्मों का क्या करना चाहिए बच्चों, आदर करना चाहिए। हम लोगों को यह समझना होगा कि हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, तो बात की बात है, हम लोग पहले वी ऑल आर इंडियन, हम लोग पहले इंडियन, ये समझना होगा। और हमारे लिए सभी संप्रदाय के लोग समान है, हम लोग सभी संप्रदाय जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, हम सब समान है। जब तक ये हम लोग नहीं समझेंगे तब तक सांप्रदायिक सद्भाव की भावना नहीं आएगी। हम लोगों को समझना होगा कि हम सब एक है बच्चों, हमारी सब हम सब एक है, हमें किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी होगी, हमें किसी दूसरे धर्म को बड़ा नहीं, अपने धर्म को बड़ा, दूसरे धर्म को छोटा या तुच्छ नहीं समझना होगा बच्चों। जब तक हम लोग में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि सभी धर्म समान है, जब तक हम लोग सभी धर्मों का आदर नहीं करेंगे और पहले खुद को इंडियन नहीं समझेंगे, ठीक है, सर्वोपरि यह होगा कि हम लोग इंडियन है, उसके बाद हम लोग दूसरे धर्म के, जब तक ये सारे गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक सांप्रदायिकता सद्भाव नहीं आएगा। लोगों के अंदर जो है धर्म के नाम पर जो एक दूसरे की कटुता बनी हुई है, जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को देख के जल रहा है, ये तब तक कम नहीं होगा बच्चों। और जब तक ये कम नहीं होगा सांप्रदायिक सद्भाव की भावना प्रोत्साहित नहीं होगी। तो हम इन क्रियाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करके, सभी धर्मों का आदर करके सांप्रदायिकता की भावना को कम कर सकते हैं बच्चों। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। भावी समाज यानी
भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर टिप्पणी लिखना है। भावी समाज मतलब आने वाले समाज, इसमें जो लोकतंत्र का क्या जिम्मेवारी है, क्या करेगा लोकतंत्र का, क्या उद्देश्य है, क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है कि वह जो है समाज में विभिन्नता न आने दे, समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न न होने दे, समाज के लोगों को एकता के साथ एकता में रखने की कोशिश करे और किसी तरह की जो विभिन्नता है वह हावी ना हो। विभिन्नताएं तो रहेंगी समाज में, लेकिन वह एक दंगा, एक अप्रिय घटना, एक हिंसात्मक क्रिया का रूप न ले सके। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भावी समाज है, जो आने वाली समाज में, उसमें विभिन्नताएं और विभाजन है। विभिन्नताएं है, महिला पुरुष का है, अमीर गरीब का है, हिंदू मुसलमान का है, हायर बैकवर्ड का है, कई विभिन्नताएं है। और इसके कारण हमारे समाज में विभाजन भी हो गया है। महिला खुद को महिला समझने लगी है, पुरुष पुरुष, हायर खुद को हायर समझते हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड समझते हैं, हिंदू हिंदू समझते हैं, मुसलमान मुसलमान समझते हैं। कहीं ना कहीं ये विभाजन हमारे यहाँ मौजूद है बच्चों। अतः जो भी सरकार लोकतंत्र में जीत कर, जो भी लोकतंत्र का अतः मतलब जो भी सरकार जीत कर आ रही है बहुमत के आधार पर, उस सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन न करे। यानी लोकतंत्र का दायित्व है कि संपूर्ण समाज में जो विभिन्नता और अंतर मौजूद है, इनमें सामंजस्य रखे। यानी विभिन्नता, जो समाज में विभिन्नताएं हैं, जो अंतर मौजूद है, इनमें लोगों को यह ना लगे कि सरकार मेरे साथ अनदेखा करे, किसी वर्ग को यह ना लगे कि सरकार मुझे इग्नोर कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। ये कभी भी किसी वर्ग को नहीं लगना चाहिए। अगर ये लग गया तो समाज हमारा टूट जाएगा। और इसके अलावा अगर कहीं इस तरह की समस्या है, कहीं पर सामाजिक विभाजन की स्थिति है, तो सरकार को बैठ करके उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी सरकार बहुमत के आधार पर जीत कर आई है, उस सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, जो बहुत कम संख्या में है, या फिर महिला या फिर दलित, इन लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। यानी जीती गई सरकार को अल्पसंख्यकों, महिलाओं, गरीबों और बैकवर्ड कास्टों, दलितों के अधिकारों का हनन होने से बचाना होगा। क्योंकि अगर इनके अधिकारों का हनन होगा तो उनको क्या लगेगा कि सरकार जो है वह हम पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार जो है ऊंची जाति या फिर बहुसंख्या वाले लोगों को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में अल्पसंख्यक वाले लोग जो है खुद को अलग समझने लगेंगे और सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बच्चों। इसके अलावा धर्म सामाजिक विभाजन का आधार बन जाता है। देखिए, धर्म के आधार पर भी समाज बढ़ जाता है। हिंदू खुद को हिंदू, मुसलमान खुद को मुसलमान समझने लगते हैं। अतः लोकतंत्र में सभी व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हो, उनके अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके हितों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उस पर पाबंदी यानी अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि धर्म भी एक तरह का से विभाजन का आधार बन जाता है। हमें ध्यान देना होगा कि व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है, उनके अधिकारों की अवहेलना ना हो, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, कोई एक दूसरे पर अत्याचार ना करे। ये सारे चीजों पर हम लोगों को अंकुश और पाबंदी लगानी चाहिए। इसके बाद महिलाओं के साथ भी लैंगिक भेदभाव होता है, महिलाओं का शोषण होता है, दहेज के लिए उनको मारा जाता है। उनके साथ सेम काम पुरुष भी कर रहे हैं, सेम काम महिला भी कर रही है, लेकिन महिलाओं को मजदूरी कम दी जा रही है। ये सब नियम सरकार को बनाने होंगे कि समान मजदूरी मिले। ठीक है बच्चों। और सरकार को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं को सत्ता में भाग लेने का भी मौका मिले। अगर आप लोग देखिएगा तो महिलाओं की संख्या हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट में है, पंचायत में भले स्थानीय स्वशासन में 50% बिहार में कर दिया गया। बिहार पहला राज्य जहां पर 50% आरक्षण दिया गया। हालांकि अभी सब राज्य में देने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां महिलाओं की प्रतिशत जो है 15 से भी कम है। महिला प्रतिशत, महिला उम्मीदवार 15% से भी कम है बच्चों। तो इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान रखना होगा। महिलाओं को भी सत्ता में भागीदारी लेने का मौका मिलना चाहिए। और जब तक ये सारी क्रियाएं नहीं होंगी बच्चों, हमारी समाज से विभिन्नताएं जो है वह खत्म कभी नहीं होगी। ठीक है। और ये सब काम कौन कर सकता है, इसमें सुधार कौन ला सकता है? तो इसमें सुधार आ सकता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के द्वारा सभी को शासन में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो ये तनाव, ये स्थिति अपने आप कम हो जाएगी बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं या लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? 21-22 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र पहले भी किया है कि महिला और पुरुष के आधार पर जब हमारे समाज के बीच बंटवारा हो जाता है तो ऐसे भेदभाव को हम लोग लैंगिक विभेद या लैंगिक विभाजन कहते हैं। यानी महिला और पुरुष के बीच समाज में का बंटवारा होना लैंगिक विभाजन या लैंगिक भेदभाव कहलाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है? शायद मैंने इसे भी इस वीडियो में बता दिया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है बच्चों, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य की नजर में सभी धर्म समान है, नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो ये भावना कहलाती है धर्मनिरपेक्षता। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, राज्य की नजर में सभी धर्म समान हो, नागरिकों का अपना इच्छा अनुसार धर्म मानने का अधिकार हो और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार हो। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया बच्चों। अब अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन बच्चों? अगला क्वेश्चन अगर आप गौर करिए, अगला क्वेश्चन है परिवारवाद। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? परिवारवाद। ये परिवारवाद क्या है इसको समझते हैं। देखिए, परिवारवाद क्या है, 2015 में पूछा गया। आप लोगों ने देखा ना कि जब जब भी परिवार का मतलब समझ सकते हैं, परिवार का मतलब वंशवाद भी कहते हैं। जब कोई भी चीज हो, किसी भी चीज में अगर किसी एक परिवार का दबदबा रहता है, कोई भी कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, जब उसमें एक परिवार के लोगों का दबदबा रहता है, उसकी प्राथमिकता दी जाती है, तो उसको हम लोग परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद होगा, परिवारवाद वाद होगा बच्चों, ये वाद होगा, परिवारवाद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी परिवारवाद एक विचारधारा है जो परिवार को प्राथमिकता देती है। परिवारवादियों के लिए सबसे पहले उनका परिवार होता है। आप अगर यूपी में चले जाइए तो यूपी में आप लोगों ने मुलायम सिंह जी का परिवार सुना होगा। उनके परिवार से कई लोग एमएलए और एमपी है, उन्हीं परिवार का दबदबा है। अगर आप बिहार में चले आते हैं तो लालू यादव जी के परिवार का दबदबा है। ठीक है, केंद्र में चल जाते हैं तो नेहरू परिवार का दबदबा है। देख लीजिए, नेहरू जी, उनके बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी, अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी चर्चा में। ये परिवारवाद कहलाता है। जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में किसी एक परिवार का दबदबा रहे और उसी परिवार को महत्व दिया जाए, उसको परिवारवाद कहते हैं। यानी परिवारवाद का मेन अर्थ होता है परिवार को प्राथमिकता देना। परिवारवादियों के लिए सबसे पहला प्राथमिकता परिवार का होता है बच्चों। ठीक है, परिवार का ही दबदबा बनाए रखवाना चाहते हैं, दूसरे को वैल्यू नहीं देते हैं। और ये परिवारवाद भी पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल के टूटने का कारण बनता है, क्योंकि जब आप दूसरे को वैल्यू नहीं दीजिएगा तो दूसरा आपके लिए खट के क्या करेगा बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा, परिवारवाद में जो मुखिया होता है वो दूसरे को कोई मौका देना ही नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सारा पद परिवार के लोगों के पास ही रहे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये है बंधुआ मजदूरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय या फिर अनिश्चित समय के लिए बिना मजदूरी या नाम मात्र की मजदूरी से काम करता है मजबूर होके, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। यानी मान लीजिए पुराने समय में होता था कि लोगों ने किसी से कर्ज लिया, ठीक है, और वह कर्ज नहीं चुका पाए, तो वह कर्ज को चुकाने के लिए उस व्यक्ति के घर में काम करते थे। ठीक है, और उस काम के बदले बस उसको 2 टाइम का भोजन दिया जाता था या फिर थोड़ा सा नाम मात्र का मजदूरी दे दिया जाता था। ठीक है, अब बोला जाता था कि काम करके मेरे यहाँ पैसा चुकाओ, उसी को बंधुआ मजदूरी कहा गया बच्चों। ठीक है, उसे बंधुआ मजदूर कहा गया। जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं उनको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए निश्चित समय के लिए या फिर अनिश्चित समय के लिए बिना मजदूरी के या फिर नाम मात्र की मजदूरी के काम करता है। यानी अगर आप किसी के घर में बिना एग्रीमेंट के लिए 6 महीना, साल भर या आजीवन, कभी कभी तो आजीवन काम करना पड़ता था कर्ज चुकाने के लिए। ठीक है, जीवन भर अगर आप नाम मात्र की मजदूरी या बिल्कुल मजदूरी लिए बिना काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी में पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलेगा, नाम मात्र की मजदूरी मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं।
आप उनके यहाँ काम करके अपने खर्च को चुका रहे होते हैं तो बंधुआ मजदूरी, ये प्राचीन काल में था, अभी नहीं है बच्चों। ये बहुत पहले था, मोटा मोटी आपको 70-80 के दशक का था। उसके बाद ये खत्म हो गया, जब हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी तब ये था बच्चों। आगे समझना, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति के घर में निश्चित समय या अनिश्चित समय के लिए बिना मजदूरी लिए या नाम मात्र की मजदूरी पर काम करता है या काम करने के लिए मजबूर होता है, शौक से काम नहीं किया जाता है, बंधुआ मजदूरी मजबूरी का नाम है। बंधुआ मजदूरी मजबूरी का नाम है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घरों में या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनिश्चित समय या निश्चित समय के लिए 6 महीना साल भर के लिए या अनिश्चित समय आजीवन के लिए बिना मजदूरी लिए या नाम मात्र की मजदूरी पर काम करता है बच्चों, तो उस व्यक्ति को बंधुआ मजदूर कहते हैं और इस प्रथा को बंधुआ मजदूरी कहा गया है। ठीक है बच्चों, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख ही सकते हैं कितना बार पूछा गया है। सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या महत्व है? ये 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या महत्व है बच्चों। तो देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान हो। अगर सत्ता में समाज के सभी वर्गों की भूमिका होती है, समाज के सभी वर्ग अपना योगदान निभाते हैं, तो इसको हमें कहते हैं सत्ता में साझेदारी। और इसी में यह सुनिश्चित होता है कि समाज के सभी वर्गों की आवाज सुनी जाए। सत्ता में साझेदारी में ही सुनिश्चित होता है कि समाज के सभी वर्गों की बात सुनी जाए और उनके हितों में ध्यान दिया जाए, उनके विकास के लिए काम किया जाए। अगर समाज के विभिन्न समूहों के बीच साझेदारी नहीं होगी, समाज के विभिन्न समूह आपस में साझेदारी नहीं बना के रखेंगे, तो ऐसे में असंतोष फैलेगा, संघर्ष फैलेगा और ऐसी स्थिति में कभी कभी हो जाएगी कि गृह युद्ध तक शुरू हो जाएगा। यानी देश के अंदर ही लोग हिंदू मुसलमान हायर बैकवर्ड बोल के लड़ाइयां शुरू कर देंगे, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और लोकतंत्र असफल हो जाएगा बच्चों। इसीलिए याद रखिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि सत्ता में सभी वर्गों की साझेदारी हो। और सत्ता में अगर सभी वर्ग रहेंगे, सभी वर्गों को बोलने का, सभी वर्गों को अपने अधिकारों को मांगने का समय मिलेगा, अपने बातों को रखने का अधिकार मिलेगा, तो ऐसे में राजनीति में स्थिरता आएगी, सरकार परमानेंट रहेगी, लंबे समय तक रहेगी और सत्ता जो है, सत्ता में स्थिरता आएगी। तो निश्चित तौर पर सत्ता में, लोकतंत्र में को सफल बनाने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्योंकि जब तक सत्ता में सभी वर्गों को साझेदारी नहीं मिलेगा, सत्ता में स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि तनाव का माहौल रहेगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग में असंतोष रहेगा, नाराजगी रहेगी, जिस कारण कभी कभी गृह युद्ध की स्थिति भी पैदा हो जाएगी बच्चों। और ऐसे में जो है ये संघर्ष आएगी, जो गृह युद्ध की स्थिति है, यह लोकतंत्र का विनाश कर देगा, लोकतंत्र को सफल होने नहीं देगा बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 18वां नंबर। इसके बाद बच्चों हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में नहीं बता। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लोकतंत्र सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है कैसे। यानी ये जो हम लोग अपने धर्म को सबसे बड़ा समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई, हमारा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे धर्म को हम लोग छोटा समझते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये विचारधारा जो होती है कि अपने धर्म को सबसे बड़ा समझना और दूसरे के धर्म को छोटा समझना, ये कहलाती है सांप्रदायिकता। यानी सांप्रदायिक लोगों के लिए धर्म ही सबसे बड़ा होता है, वह धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उनके लिए राष्ट्र हित से बड़ा यानी देश से बड़ा धर्म होता है। तो इस विचारधारा को सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिकता जो बच्चों, वो लोकतंत्र के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। इसी चीज को हम लोगों को समझाने के लिए बोला गया है कि आप कैसे समझाइएगा कि सांप्रदायिकता जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बच्चों। तो याद रखिएगा, सांप्रदायिकता की भावना में व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा और ऊंचा समझने लगता है। यानी व्यक्ति को यह लगता है कि उनका धर्म बड़ा है, उनका धर्म ऊंचा है, उनके धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, और वह धर्म के लिए राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, वो धर्म ही सब चीज मानते हैं और धर्म के लिए वो किसी चीज को वैल्यू नहीं देते बच्चों। धर्म के नाम पर वो हिंसा फैलाते हैं, हत्याएं करते हैं,
यहाँ तक कि हिंसात्मक घटनाएं घटती है, कभी कभी तो खून खराबे भी हो जाते हैं बच्चों। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि खून खराबे की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ सांप्रदायिक संगठन एक दूसरे के विरुद्ध हिंसा को भड़काते भी हैं। कुछ सांप्रदायिक संगठन भी होते हैं बच्चों जो एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म को भड़काते हैं। ऐसे सांप्रदायिक संस्था जो होते हैं उनका उद्देश्य या तो पॉलिटिकल होता है या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। और ये सांप्रदायिक संगठन जो है एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति भड़काते हैं और जिसके कारण समुदाय के बीच दूरियां बढ़ जाती है। हर समुदाय आपको अलग थलग मानने लगता है। जैसे आज इंडिया में देखिए तो हिंदू मुसलमानों के बीच धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ रही है बच्चों। क्यों बढ़ रही है? इसके जिम्मेदार हमारे देश के सांप्रदायिक संगठन और सांप्रदायिक नेता हैं बच्चों, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरियां को बढ़ा रहे हैं। और ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। यानी सांप्रदायिक व्यक्ति धर्म के नाम पर मतदान भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो देखते हैं कि नहीं वो हिंदू है तो हिंदू हिंदू को वोट देने लगता है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देने लगता है। वो विकास को वोट नहीं देके वो वोट देते हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि उनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा हो जाता है। वो धर्म के नाम पर मतदान करने लगते हैं बच्चों। और धर्म के नाम पर मतदान करने से जो हम लोग हैं वो सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग गलत व्यक्ति का चुनाव कर देते हैं। और गलत व्यक्ति का चुनाव होने के कारण बच्चों इसका सीधा प्रभाव हमारे लोकतंत्र पर पड़ता है, क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं बच्चों वही हमारे लोकतंत्र को चलाते हैं, वही हमारे देश को चलाते हैं। अगर हम गलत प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे बच्चों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल के अपने धर्म के लोगों को वोट देंगे, तो ऐसे में प्रतिनिधि गलत होगा। जो प्रतिनिधि गलत हो जाएंगे बच्चों तो 100% हमारे देश का विकास रुक जाएगा और यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। तो आंसर आप लोगों को समझ में आ ही गया। 2024 में है, पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या बोलता है कि सांप्रदायिकता की भावना बच्चों व्यक्ति को अपने मतलब सांप्रदायिकता की भावना में जिस व्यक्ति में होती है वह व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा मानते हैं, ऊंचा समझते हैं। और वह व्यक्ति धर्म के लिए राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। उनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा हो जाता है और वह व्यक्ति जो है धर्म के नाम पर हिंसा फैलाता है। व्यक्ति हिंसा फैलाता है और कभी कभी तो खून खराबे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और बहुत सारे सांप्रदायिक संगठन भी होते हैं बच्चों जो एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध भड़काते हैं और हिंसा फैलाने में मदद करते हैं, हिंसा को भड़काते हैं। यानी मोमेंट को ठंडा करने के बदले उसमें कहा जाए तो आग में घी डालने का काम करते हैं और हिंसा को और ज्यादा भड़का देते हैं बच्चे। कभी सांप्रदायिक दंगा होगा तो कुछ ऐसे संगठन होंगे जो ऐसे भाषण देंगे कि हिंसा और भड़क जाए, जबकि उनको चाहिए कि वह हिंसा को शांत रखे, बट वो ऐसा करते नहीं है, जिसके कारण समुदायों के बीच की दुनिया बढ़ने लगती है। हिंदू खुद को हिंदू, मुस्लिम खुद को मुस्लिम, सिख खुद को सिख और ईसाई खुद को ईसाई समझने लगते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी सांप्रदायिक दंगे का परिणाम है कि भारत का विभाजन हुआ है। धर्म के नाम पर मतदान भी लोग करते हैं बच्चों, और धर्म के नाम पर मतदान करने से हम सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। इसलिए कहा गया कि सांप्रदायिकता की भावना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बच्चों अब तक जो मैंने आपको बताया, ये जितने क्वेश्चन अब तक बताए वो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि इन क्वेश्चन को भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, 5 मार्क्स में। तो जब वो पूछेगा तो आप थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में इंप्रूव करके थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको टॉपिक को समझना है बच्चों, टॉपिक को समझिए तब जाके जवाब दीजिए। आप मेरे बताए हुए बात को समझिए, याद मत करिए। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन का सारा वीडियो खत्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसी वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूं। मैंने तो पहले सोचा था कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ऐसे में लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन चलिए एक ही वीडियो में बता देते हैं, ताकि बार बार वीडियो बनाने की परेशानी से मैं भी बच जाऊं और आपको भी बार बार वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े बच्चों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करने में और शेयर करने में बच्चों कंजूसी मत दिखाइए। फटाफट से लाइक और शेयर करिए बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दीर्घ क्वेश्चन को बच्चों। ये दीर्घ क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे दीर्घ क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो बच्चों कहीं ना कहीं मेरे समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो लिया है कि
सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, किन तरीकों से पता चलता है कि सत्ता में साझेदारी है। सत्ता में क्या है बच्चों, साझेदारी है। तो सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, तो देखिएगा, सत्ता में यानी किस प्रकार लोगों को सत्ता में साझेदार क्या बनाया जाता है, किस प्रकार सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, वो कौन से तरीके हैं जिसके कारण सभी वर्ग के लोग जो है वो सत्ता में अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो हर तरीके से अलग अलग ढंग से सरकार में अपनी भूमिका को निभाया जाता है। वो कौन से भूमिका तरीके हैं बच्चों, तो उसको पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो पहला तरीका देखिए बच्चों, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग के कार्य अलग अलग बच्चों। जैसे कि व्यवस्थापिका का कार्य है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानून न मानने वाले को सजा देना। तो निश्चित तौर पे ये तीनों जो है, तीनों के काम अलग अलग है, और इन तीनों के कार्यों का बंटवारा हो गया है बच्चों। ठीक है, इन तीनों के बीच कार्यों का बंटवारा हो गया है, कार्यों का विभाजन हो गया है, और इससे अधिक लोगों की सत्ता में साझेदारी तय होती है। अधिक से अधिक लोग इस सत्ता में अपनी भूमिका को निभाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की साझेदारी सत्ता में तय होती है बच्चों। क्योंकि जो कार्यपालिका है उनका केवल और केवल काम कानून को लागू करना है, व्यवस्थापिका का काम केवल कानून बनाना है, और न्यायपालिका का काम कानून न मानने वाले को सजा देना है। अब कोई किसी के काम में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकता है। सबकी एक अलग अलग भूमिका होती है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। कार्यपालिका की अलग शक्ति है, व्यवस्थापिका की अलग शक्ति है, न्यायपालिका की अलग शक्ति है। और ये चीज बताता है कि सत्ता में सभी का रोल होगा। कार्यपालिका में जो जो मेंबर रहेंगे उनका रोल कानून को लागू करने में होगा, व्यवस्थापिका में जो जो मेंबर रहेंगे उसका काम कानून को बनाने में होगा, न्यायपालिका में जो जज या वकील जो भी रहेंगे उनका काम कानून न मानने वाले को सजा देना होगा। इसके अलावा बच्चों, सत्ता में साझेदारी का एक और पहलू देखने को मिला है। एक और चीज पता चलता है कि जो सत्ता है ना, उसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। सत्ता में शक्ति को बांटने के लिए सत्ता की शक्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी केंद्र के अंदर आएंगे पीएम और राज्य के अंदर आएंगे सीएम। केंद्र के अंदर आएंगे सांसद और राज्य के अंदर आएंगे विधायक। यानी कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कर दिया गया है। केंद्र की अलग जिम्मेवारी है, राज्य की अलग जिम्मेवारी है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी दे दी गई है। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है। दूसरा हो गया कि शक्ति जो है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांट दिया गया है। केंद्र की शक्ति अलग है, राज्य की शक्ति अलग है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। केंद्र का भूमिका पूरे देश को लेके है, सुरक्षा को लेके है, बजट को लेके है, रेलवे को लेके है, विदेश संबंध को लेके है, और राज्य की जिम्मेवारी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेके है, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके है। ठीक है बच्चों, सबका अलग अलग जिम्मेवारी है, सबको अपना अपना रोल निभाने के लिए सौंप दिया गया है। उसके बाद बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में, बहुदलीय व्यवस्था ध्यान रखिएगा, व्यवस्था के आधार पर, सरकार की व्यवस्था के आधार पर, दल व्यवस्था के आधार पर सरकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक दलीय व्यवस्था हुआ होती है जहां पर एक ही दल रहता है, जैसे कि चाइना, रसिया, ये सब एक दलीय व्यवस्था वाला देश है। दूसरा होता है द्विदलीय हुआ होता है जहां पर 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसा कि अमेरिका और इंग्लैंड में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है बच्चे। और तीसरा होता है बहुदलीय व्यवस्था जहां पर ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसा कि हमारे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, ये सब बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है बच्चों। और बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में अगर किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, कोई एक पार्टी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है बच्चों, तो ऐसे में कई पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, जिसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। और इस गठबंधन की सरकार में जो जो पार्टियां शामिल होती है, सभी पार्टियों का अलग अलग काम होता है, अलग अलग अधिकार होता है, वे अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग अधिकार है उनके। ठीक है, और सबको अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है बच्चों। उसी तरह भाषा, धर्म, क्षेत्र और समुदाय के आधार पर भी सरकार की शक्तियों को बांट दिया गया है।
भाषा, धर्म, क्षेत्र, समुदाय के बीच मतभेद को समाप्त करने की कोशिश की गई है। और समाप्त करने के लिए सभी भाषा, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय के लोगों के बीच समानता स्थापित करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी को महत्व दिया गया है। राजनीति में सबको अपनी अपनी भूमिका दे दी गई है ताकि वो उस भूमिका के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि सत्ता में भागीदारी के लिए कौन कौन से तरीके हैं। सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबके अलग अलग काम है। सरकार के शक्तियों को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। बहुदलीय व्यवस्था वाला में जब किसी एक दल को खुद सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिल पाता है तो वे गठबंधन की सरकार बनाते हैं, कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। और इसके अलावा भाषा, धर्म, क्षेत्र और समुदाय के बीच जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया है। यानी सभी धर्म, सभी भाषा, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय को हमारे संविधान में समान अधिकार दिया गया है ताकि सभी धर्म, सभी भाषा, सभी समुदाय के लोगों को सरकार में समान अधिकार प्राप्त हो। बच्चों ठीक है, अब हम लोग अपना अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2012, 2017, 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब वो क्वेश्चन क्या है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव दिखता है या वह कमजोर स्थिति में नजर आते हैं। यानी हमको अपने जीवन का उन अनुभवों को बताना है जहां हम देखते हैं कि महिला और पुरुष के बीच भेदभाव है, लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव है, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है और इसीलिए वह आज कमजोर स्थिति में है। ये कौन से एग्जाम्पल हमको बताने हैं जिससे ये पता चले कि महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव है और वे अभी समाज में अपनी अलग स्थिति में है, कमजोर स्थिति में आज के डेट में महिलाएं हैं। कौन से उदाहरण है जिससे आप ये कह सकते हैं कि भारत में महिलाएं कमजोर स्थिति में है, यानी भारत की महिलाओं को के साथ भेदभाव किया जाता है। और ये कौन से उदाहरण आपको बताएंगे, हमको कुछ एग्जाम्पल देने हैं जिसके द्वारा हम आप जो समझा सके लोगों को कि स्त्रियों के साथ समाज में भेदभाव होता है। तो अब देखिए इसका जवाब लिखेंगे, जीवन में कई पहलू हैं जो भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव को दिखाते हैं। जीवन के कई पहलुओं में, जीवन के कई पार्ट्स में, कई हिस्सों में भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिला है। वो कौन से पहलू हैं बच्चों? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, पहला शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों को अक्सर उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन प्राप्त करने से रोका जाता है। उनके साथ रोक टोक बहुत होता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, शाम हो गया घर से बाहर मत निकलो, बाहर अकेले हैं, लड़की बाहर अकेले कैसे पढ़ने जाएगी? तो भैया जब तक वो बाहर पढ़ने नहीं जाएगी हायर एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगी? बहुत माँ बाप मैट्रिक दिला दिया, 8 पास हो गया, मैट्रिक दे दिया, इंटर दे दिया, उसके बाद शादी ब्याह करवा देते हैं, जो साफ भेदभाव को दर्शाता है। और खास करके ये भेदभाव बच्चों ग्रामीण इलाके में ज्यादा है, खास करके ग्रामीण इलाके में यह समस्या अधिक है बच्चों। यानी शिक्षा के क्षेत्र में साफ देखा जाता है कि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है। हायर एजुकेशन में लड़कियों को बहुत कम लड़कियां हायर एजुकेशन प्राप्त किया है, इसीलिए आप देखिएगा IAS हो गया, IPS हो गया, इन पदों पर बहुत कम लड़कियां हैं, क्योंकि इन पदों के लिए चाहिए हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन लड़कियों को बहुत कम मिल रहा है क्योंकि माँ बाप अपनी जिम्मेवारी को निभा देना चाहते, वो सोचते हैं कि माँ बेटी की शादी करवा देंगे तो उनकी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी पर शादी करवा देते, जल्दी करवा देते हैं, उच्च शिक्षा देने से परहेज करते हैं क्योंकि हमारा समाज ही कुछ ऐसा है। और खास करके गांव में तो लड़कियां मैट्रिक भी कर ली तो बहुत हो जाता है। ऐसे नहीं कि सब लड़कियां नहीं करती है, सब परिवार ऐसे जी नहीं है, कुछ परिवार हैं जो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिली ऐसी है गांव के इलाके में जो अपने बच्चे को, खास करके लड़की को हायर एजुकेशन देना पसंद नहीं करती है। उसका रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, एक ही काम को महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं तो महिलाओं को वेतन उसी काम के लिए कम दिया जाता है। अगर आप लोग देखिएगा राजमिस्त्री वगैरह में महिलाएं भी ईंटा वगैरह ढोने का काम करती है, पुरुष भी करते हैं, तो आप पता लगा लीजिएगा महिलाओं को जो है पुरुषों की तुलना में कम पैसा दिया जाता है, जबकि दोनों समान समय तक समान काम कर रहे हैं, फिर भी महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि महिला कम काम कर पाएंगी। ठीक है, ये भी एक भेदभाव दर्शाता है। इसके अलावा अगर मतलब पॉलिटिकल क्षेत्र में देखें तो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी
महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है बच्चों। भारत में पॉलिटिकल क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। हमारे यहाँ ये जो अभी चुनाव हुआ है उसमें मात्र 74 महिला संसद ही जीत कर आई है, महिला प्रतिनिधि जीत कर आई मात्र 74, बाकी सब पुरुष है बच्चों। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिकल क्षेत्र में भी कम देखने को मिलती है, बहुत कम, लगभग 14% महिला ही जो है वो पॉलिटिकल क्षेत्र में लोकसभा में है, बाकी सारे पुरुष है बच्चों। लगभग 86% पुरुष है, 100 में 14 ही महिला है मात्र। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा भी होता है, दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है, महिला के साथ दहेज के लिए उत्पीड़न होता है। घर में पति शराब वगैरह पी के आ जाते हैं, जुआ वगैरह खेल के आ जाते हैं, तो पूरा गुस्सा वह घर की महिलाओं पर, पत्नियों पर, माँ पर, बहन पर उतारते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं घरेलू हिंसा की भी शिकार है बच्चों। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कई परिवारों में यह भी देखा गया है कि पालन पोषण में और शिक्षा में माँ बाप द्वारा भी लड़के लड़की में भेदभाव किया जाता है। कई परिवार में आप यह भी देखिएगा, पालन में माँ बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। लड़कों के पालन पोषण में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों के पालन पोषण के बनिस्पत लड़कों के पालन पोषण में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लड़कों को हायर एजुकेशन देने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, लड़कियों को घर का काम करवा, घर के काम के लिए बोल दिया जाता है। यानी माँ बाप भी, अक्सर हर परिवार का जिक्र नहीं होता है, ज्यादातर परिवार में देखा गया है कि वो लड़कों पर, अपने बेटों पर बेटियों से ज्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज भी समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। साक्षरता दर भी आते हैं तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 54% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 74% है। ये भी दर्शाता है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में 100 में 20 पुरुष ज्यादा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है महिलाओं की पढ़ाई पर भी कम ध्यान दिया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी विडंबना हमारे यहाँ की है भ्रूण हत्या की। अगर किसी परिवार में लड़के हो रहे हैं, कंटिन्यू लड़की हो रही है, तो लड़कों की चाहत में वो ढेर सारे परिवार में आप देखिएगा कि लड़कियां हो गई है। ठीक है, तो अब माँ बाप क्या कर रहे हैं, गर्भ में ही लिंग का पता लगा लेते हैं। लड़के लड़की के भेदभाव का सबसे बड़ा समस्या आपको भ्रूण हत्या में देखने को मिलेगा। गर्भ में ही लिंग का पता लगा लिया और लड़की होने पर गर्भ में ही उसको मार डालते हैं, इसको हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं बच्चों। यानी गर्भ में ही लिंग का पता लगाकर लड़की होने पर उसको मार डालना भ्रूण हत्या कहलाता है। ये तो बहुत बड़ा भेदभाव दिखाता है कि लड़की हुई तो पेट में ही उसको मार दिया। ठीक है बच्चों, ये बिहार नहीं, ये पूरे इंडिया की समस्या है। ठीक है, भ्रूण हत्या, गर्भ में ही लिंग का पता लगाकर उसे मार डालना। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है अशिक्षा। जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, उनमें ही ज्यादा पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कई परिवार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है और गर्भ में ही वह लिंग का पता लगाकर लड़की होने पर उसे मार डाला जाता है। इसके अलावा दहेज प्रथा भी महिलाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यानी लड़के की चाह में गर्भ में लड़की होने पर उसे मार डालना भ्रूण हत्या कहलाता है। इसके बाद माँ बाप के लिए लड़की एक समस्या का कारण बन जाती है, क्योंकि लड़की जन्म हुई तभी से माँ बाप को टेंशन होने लगा कि हमें दहेज के लिए पैसे जुगाड़ करने होंगे बच्चों। तो ये कुछ चीजें हैं जो लड़के और लड़की की भेदभाव को दर्शाते हैं। एक बार और देख लिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में लड़के और लड़की में भेदभाव देखा जाता है। लड़कियों को उच्च शिक्षा कम दी जाती है। महिला और पुरुष में भेदभाव रोजगार के क्षेत्र में भी है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है। राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है पुरुषों की तुलना में। महिला सांसद हो, महिला एमएलए हो, महिला एमपी हो, ये बहुत कम है पुरुषों की तुलना में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा घरेलू हिंसा का भी सामना महिलाओं को करना पड़ता है। और कई परिवार में तो ये भी देखा गया है कि माँ बाप भी लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं। माँ बाप भी, लड़के हैं तो पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, लड़कियां तो नहीं भेज रहे हैं। खान पान में भी परहेज देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, और साक्षरता दर महिलाओं में मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 74%। ये भी बहुत बड़ी असमानता को दिखाता है कि 100 में 20 महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम पढ़ी लिखी है। ठीक है, और भ्रूण हत्या तो लिंग के आधार पर भेदभाव, लैंगिक असमानता या फिर महिला के साथ भेदभाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। क्योंकि परिवार में लड़कों की चाह में
गर्भ में लिंग का पता लगाकर लड़कियों को होने पर उसे मार डाला जाता है बच्चों, जो भ्रूण हत्या कहलाता है, जो बहुत बहुत ही खराब स्थिति है हमारे देश की। इसके अलावा दहेज प्रथा भी महिलाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है बच्चों। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया कि जीवन के उन पहलुओं का जिक्र किया हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसको समझा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत की विधायिका में महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या इसकी स्थिति को बताएं। यानी भारत का जो विधायिका है, जो लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी बोली हुआ है, उसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है या उसकी स्थिति क्या है, ये समझाना। मैंने आपको अभी बताया ना कि 14% से भी कम महिला आज के डेट में लोकसभा और राज्यसभा में है। बहुत खराब स्थिति है महिलाओं के बच्चों। महिलाओं का देखिए, जब तक महिलाओं को सरकार बनाने में मौका नहीं मिलेगा, सरकार बनाने में उचित स्थान नहीं मिलेगा, तब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना है कि विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं को सरकार में बहुत कम जगह मिला है बच्चों, बहुत कम। देखते हैं हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी बहुत कम है। समझो बच्चों, संसद और विधायक इस दोनों क्षेत्र में, एमपी और एमएलए इस दोनों क्षेत्र में महिलाओं की संख्या आज हमारे यहाँ बहुत कम है। हालांकि पहले से कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन ये सुधार पूरे विश्व के तुलना में बहुत कम है बच्चों। अगर विकसित देश की बात करें तो विकसित देश की तुलना में भारत में जो महिलाओं की स्थिति राज्यसभा और लोकसभा में सुधरी है वो बहुत कम है, संतोषजनक नहीं है बच्चों। ठीक है, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से भी कम है। मैंने बताया ना 14% के आसपास है, 15% से भी कम है। 100 में 15 से भी कम महिलाएं लोकसभा में है और राज्यसभा में तो 13% ही है बच्चे। लोकसभा में 15% से कम है और राज्यसभा में 13% से कम है, जबकि विधानसभा में, जो राज्य की विधानसभा में है, वहां 5% से भी कम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या स्थिति है? लोकसभा में 15% से कम है बच्चों और राज्यसभा में 13% के आसपास है, जबकि यह आंकड़ा विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा होती है, वह आते आते और भी खराब हो जाती है, वह 5% से भी कम हो जाती है। यानी ये दिखाता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है। किसमें? राजनीति में, विधायिकाओं में। अगर हम लोग बात करें 18वीं लोकसभा चुनाव में तो महिला सांसदों की संख्या लगभग 14% थी और 2004 तक ये मात्र 5 से 10% थी। 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ बच्चों, जो हमारा 2019 में हुआ है, उसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14% थी, जबकि अगर हम 2004-5 में चलाते हैं तो उस समय तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 5 से 10% थी। तो मैंने कहा ना शुरू में कि सुधार हुआ है, 5 से 10% से हम लोग 14% तक पहुंचे बच्चों। लेकिन 14% कोई सुधार नहीं है, कम से कम 40 से 50% महिलाओं को योगदान मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि अभी बहुत पीछे हम लोग इस तुलना में। लोकसभा चुनाव, जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुई थी बच्चों, उसमें 65 महिला चुनकर आई थी। ठीक है, 17वीं में 78 हो गई, लेकिन 18वीं जो 2019 में हुई है उसमें 74 हो गई है बच्चों। यानी कहीं ना कहीं महिला प्रतिनिधियों की संख्या लोकसभा में अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं 16वीं में 65 महिलाएं चुनकर आई थी, 65 महिलाएं चुनाव जीती थी, 17वीं में 78, जबकि 18वीं में वह घटकर 74 हो गई बच्चों, उल्टे घट गए, जो कि बढ़ना चाहिए। हमारे देश, अगर हम लोग विकासशील देशों की तुलना करें तो विकासशील देश जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है बच्चों, कनाडा हो गया, इन सब देशों की तुलना में हमारे यहाँ जो है महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या काफी कम है। यानी विकसित देशों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या हमसे काफी ज्यादा है। ये सारे चीज, ये जो परसेंटेज है, ये 15% लोकसभा में महिलाओं का होना, राज्यसभा में 13% और राज्य विधानसभा में 5% से भी कम होना, ये बताता है कि भारत की विधायिका में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। 18वीं लोकसभा में भले 14% मिला हो, 2004 में हमारे यहाँ 5 से 10% ही महिला प्रतिनिधि थी। 16वीं में लोकसभा चुनाव में 65 महिला प्रतिनिधि जीत कर आई थी,
17वीं में बढ़ के 78 हो गई, लेकिन 18वीं में घट कर ये 74 हो गई बच्चों। तो दिन प्रतिदिन कभी महिला प्रतिनिधि की संख्या घट रही है, कभी बढ़ रही है, जो कि अच्छी नहीं है। कम से कम नियम तो हमारे देश में 150 के आसपास महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए। 500 कुछ सीटें हैं, कम से कम 150, यानी 33-34% तो महिला को अधिकार मिलना ही चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारा चीज बताता है कि महिलाओं की स्थिति हमारे भारत की पढ़ाई में काफी खराब है। अगर हम बात करें भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, 2017-2020 में पूछा गया है, यानी हमको समझाने के लिए बोला गया है कि भारत में जातिगत, हायर बैकवर्ड, ऊंचा नीचा, ओबीसी, एससी एसटी, सवर्ण, दलित, इन सब के बीच जो असमानताएं हैं बच्चों, वह कैसी है, हमको स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। और ये क्वेश्चन 2017-2020 में पूछा है। आपको बता देते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको समझना होगा और अपनी भाषा में बनाकर लिखना होगा। अब हूबहू मेरी तरह बना के लिखना चाहिएगा तो आपको याद करने में काफी तकलीफ होगा। इसीलिए ये एक तरह से लेक्चर का क्लास समझ के समझिए, और उसके बाद जब आप खुद दीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा बच्चों। ठीक है, तो जातिगत असमानता को देखने के लिए तो हम लोग बात करते हैं। आज हमारे भारत में जातिगत असमानता देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है। पुराने समय में तो थी बच्चों, पुराने समय में तो जातिगत असमानता बहुत ज्यादा थी, बट आज भी कम नहीं है। आज भी हमारे देश में जातिगत असमानता, आज भी बड़े छोटी जाति, अग्री जाति, पिछड़ी जाति, बैकवर्ड, हायर, इसके बीच जो भेदभाव है, दलित, अछूत, ये आज भी देखने को मिलता है। और इसको हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए समझते हैं, देखिए कैसे समझ रहे हैं। आज भी हमारे देश में कुछ जाति को अछूत माना जाता है बच्चे। आज भी बहुत ऐसी जातियां हैं जिसके साथ अछूतों जैसा बर्ताव होता है। उसके घर में हम लोग खाते नहीं है, उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, उनको अछूत समझते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसी जातियां हैं जिन्हें अछूत समझा जाता है बच्चों। ठीक है, तो आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव होता है बच्चों। आज भी अधिकतर लोग अपने जाति या कबीले में विवाह करना चाहते हैं। आज भी दूसरी जाति में विवाह करना आज भी लोगों को लगता है कि ये गलत है। आज भी लोग अपनी जाति या कबीले में ही विवाह करेंगे, दूसरी जाति या कबीले में विवाह नहीं करेंगे। आज भी हमारे देश में कुछ जातियां सवर्ण उन्नत है। आज भी हमारे देश में कुछ जातियां जैसे कि सवर्ण, हायर कास्ट उन्नत है, और दलित लोग काफी पिछड़े और गरीबी की, दलितों में दलित जो काफी पिछड़े हैं, पिछड़े लिखा गया बच्चों, पिछड़े हैं, उनमें गरीबी ज्यादा है। अगर आज भी अगर हम देखें तो जो सवर्ण होते हैं, जो हायर कास्ट होते हैं, वो विकसित है, उन्नत है, उनमें गरीबों की संख्या काफी कम है, वो पैसे वाले हैं। लेकिन दलित लोग में आज भी, दलित लोगों में गरीबी ज्यादा बच्चों। आज भी हमारे देश में जो दलित लोग हैं वह गरीब हैं, और कुछ विशेष जातियों का आज भी शोषण हो रहा है। आज भी कुछ विशेष जातियां हैं जिनका शोषण हो रहा है बच्चों। और भारत में चुनाव के समय मंत्रिमंडल के गठन में आज भी जातिगत समीकरण को देखा जाता है। आज भी कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को चुनाव में उतारती है, ऐसे लोगों को चुनाव का टिकट देती है जिसकी जाति की संख्या ज्यादा हो। यानी चुनाव में टिकट देने पर या मंत्रिमंडल का गठन करने पर इस बात को देखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा है। कहीं ना कहीं चुनाव में भी जातिगत समीकरण देखने को मिलता है। तो ये सारी घटना है, जैसे कि कुछ जातियों को अछूत माना जाना, ठीक है, अपनी जाति या कबीले में विवाह करवाना, सवर्णों का उन्नत होना, अमीर होना, दलितों का गरीब होना, ठीक है, और कुछ विशेष जातियों का आज भी शोषण किया जाना, या मंत्रिमंडल के गठन में जातिगत समीकरण को देखना, ये सारे चीज आज भी बताते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं जातिगत असमानताएं मौजूद है बच्चों। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में लिखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, इस अगले क्वेश्चन को समझते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार सामाजिक विभाजन को संभालती है बच्चों? ये 2018 पूछा कि लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विभाजन को संभालती है। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह से सामाजिक विभाजन को संभालती है बच्चों। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कई तरह से सामाजिक विभाजन को संभालती है, और इनमें टकरावों को हिंसक रूप लेने की संभावना को कम करती है। समाज में जो विभाजन है, हिंदू, मुस्लिम, हायर, बैकवर्ड, इन सब चीजों को संभालने का काम हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था करती है, और उनके बीच के टकराव को कम करती है ताकि कोई हिंसा न घटे
किसी एक जाति या एक धर्म के द्वारा दूसरे जाति या दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसा वाला व्यवहार न किया जाए। यानी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बच्चों, वह हिंसात्मक गतिविधियों को भी कम करती है और विभिन्न समूहों के बीच टकराव को समाप्त करने की कोशिश करती है। हालांकि देखिए, कभी भी विभिन्न समूहों के बीच टकराव पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कम जरूर किया जाता है, उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तालमेल स्थापित किया जाता है, उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि यह असमानताएं हमारे लिए जरूरी है और इन असमानताओं को बरकरार रखना है, लेकिन एकता के साथ। विविधता असमानता देश की पहचान होती है, उसको एकता के साथ हम लोगों को बरकरार रखना है। सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन को संभालना लोकतांत्रिक व्यवस्था का गुण है बच्चों। लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन को संभालती है और उसके लिए वह निम्न काम करती है। कौन से काम करती है बच्चों? सामाजिक विभाजन और असमानता को संभालने के लिए हमारे लोकतंत्र में कौन कौन से काम किए जाते हैं, किस तरह वह हमारे लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन और असमानता को संभाला जाता है बच्चों, उसको कम करके रखा जाता है या उसको कंट्रोल में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी विभिन्न समूहों के बीच सामंजस्य किस प्रकार स्थापित कर दिया जाता है ताकि जो सामाजिक विभाजन है, जो सामाजिक असमानता है, वह संभल के रहे। तो सबसे पहला है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। देखिएगा, चाहे वह किसी धर्म हो, किसी जाति के हो, किसी भाषा के हो, किसी क्षेत्र के हो, सबको समान अधिकार प्राप्त है और वो उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप हिंदू है तो 2 वोट दीजिएगा, वह मुस्लिम है तो 1 वोट देगा, मैं महिला हूं तो 1 वोट दूंगी, वह पुरुष है तो 2 वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह बिहारी हो, बंगाली हो, असमिया हो, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वह हायर हो, बैकवर्ड हो, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे महिला पुरुष हो, सबको समान अधिकार दिया गया है और इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ना बच्चों, संविधान के आधार पर चलती है। राजशाही राजा के मन पर चलती है, तानशाही डिक्टेटर के मन पर चलती है, तानशाह के मन पर चलती है, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था बच्चों संविधान के आधार पर चलती है और संविधान में सभी नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता के रक्षा का वर्णन है। यानी कोई भी देश का संविधान हो, वह नागरिकों के अधिकार हो, ठीक है बच्चों, और स्वतंत्रता की रक्षा करती है सब नागरिक का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होता है। संविधान में उसका वर्णन है। ये भी कहीं ना कहीं मतलब सब अपने आप को सेफ समझते हैं, सबको लगता है कि वो सेफ है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसा जिक्र हमारे संविधान में है। लोकतंत्र में एक और खासियत होती है कि वो शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सकता है। आपको अगर कोई समस्या, सरकार से नाराजगी है, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से इसको रख सकते हैं सरकार के सामने और इससे भी टकराव और हिंसा की संभावना कम होती है बच्चों। यानी ये घ नंबर नीचे लिखना था, हमने इसी लाइन में लिखा गया, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को रखने का अधिकार है। आपको गवर्नमेंट से नाराजगी है, पीएम से नाराजगी है, सीएम से नाराजगी है, एमएलए से नाराजगी है, एमपी से नाराजगी है, तो आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हिंसा को कम करता है। जैसे आप एक समय राजा का शासन था, तो राजा साहब नाराजगी को नहीं बोल सकते थे राजा को सिख के सामने जाकर कि मैं आपसे नाराज हूँ, आपने ये काम नहीं किया। राजा आपको मरवा भी सकता था, जेल में डलवा देता। लेकिन आज अगर आपको एमपी से, एमएलए से, मुखिया से, सरपंच से, या तो कि पीएम और सीएम से भी नाराजगी है, तो आप उसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी भाषा के लोग हो, सब ये काम कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से भी लोकतंत्र को, ये घ नंबर का जो नीचे लिखना था बच्चों, घ नंबर यहाँ नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, गलती से वहां लिखा गया है। लोकतंत्र के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि सामाजिक सद्भाव जरूरी है, समाज में मिलकर रहना होगा, भेदभाव, अंतर, टकराव ये समाज को कमजोर बनाती है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों को जागरूक करने में शिक्षा भी जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें करके, यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर, लोकतंत्र को संविधान के अनुसार चलाकर, सबकी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाकर और शिक्षा के द्वारा सब में समान अधिकार देकर कहीं ना कहीं
जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बच्चों कहीं ना कहीं विभाजन को कम करने या संभालने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों, अब अपना हम लोग फाइनल और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो इस वीडियो का अंतिम और फाइनल क्वेश्चन है। नहीं सर, इसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 7 क्वेश्चन है लॉन्ग में, मिस बोल दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सांप्रदायिकता के 4 कारण बताएं। तो सांप्रदायिकता का 4 कारण बच्चों निम्न है। नंबर 1, 4 यानी हमारे देश में ये धर्म जाति के नाम पर भेदभाव क्यों उत्पन्न हुआ है? तो हमारे देश में धर्म जाति के नाम पर भेदभाव उत्पन्न होने के पहला कारण है अंग्रेजों की नीति। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ है तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ ना 2 मुख्य जातियां हैं, हिंदू और मुस्लिम। अतः उन्होंने डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया और लड़ा करके दोनों की अलग अलग पार्टियां बना दी। आप लोगों को तो मालूम है, जैसे कांग्रेस को एक बार हिंदुओं की पार्टी एक अंग्रेज अधिकारी ने कह दिया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। ठीक है, तो ऐसे में मुसलमानों ने अपने लिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर डाली। ठीक है बच्चों, तो इस तरह कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति का बीजारोपण अंग्रेजों ने कर दिया और तब से हमारे देश में हिंदू खुद को हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम समझने लगे और हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव तब से ज्यादा पैदा हो गया बच्चों। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव की शुरुआत करके जाने वाले कौन है? अंग्रेज है। वो हमको लड़ा के चले गए हैं बच्चों, जो हम लोग आज तक लड़ रहे हैं। उसके बाद अपने धर्म को बड़ा समझना, ये भी सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। लोग अपने धर्म को बड़ा समझते हैं बच्चों। आज इसी भावना के कारण भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। हिंदू अपने धर्म को बड़ा समझते हैं तो मुस्लिम अपने धर्म को बड़ा समझते हैं, और यही हिंदू और मुसलमानों के बीच आज के डेट में झगड़े का विषय है बच्चों। और यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है और सांप्रदायिकता को फैला रही है। तो पहला तो आप समझ गए कि फूट डालो और शासन करो की नीति के द्वारा सांप्रदायिकता बढ़ा बच्चों। दूसरा, अपने धर्म को बड़ा समझना और दूसरे के धर्म को छोटा समझना, इस भावना के कारण भी भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है बच्चों। अगला कारण है सांप्रदायिकता का, अगला कारण अशिक्षा बच्चों। कि जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, अशिक्षित व्यक्ति जिसमें शिक्षा की कमी होती है, वे लोग किसी भी बात को आसानी से विश्वास कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, सांप्रदायिक नेता, सांप्रदायिक व्यक्ति आपको, आपके दिमाग को भ्रमित कर सकता है अगर आप अशिक्षित है। अगर आप अशिक्षित है तो आपके पास जानकारियां कम है, आपके पास सोचने की शक्ति कम है, और ऐसे में आप किसी की बातों पे भी आकर भ्रमित हो सकते हैं बच्चों। आप ऐसे में किसी की बातों में आ सकते हैं। ठीक है, आप किसी की बहकावे में आके धर्म के नाम पर आंदोलन कर सकते हैं बच्चों। जैसे आप देख लीजिए, कश्मीर में नेता लोग के भड़काने पर युवा लोग पत्थर लेकर रोडों पर उतर गए, पत्थरबाजी शुरू होगी। ठीक है, आप कश्मीर के नेताओं को देखिएगा तो उनके बेटे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों के हाथों में पत्थर थमा दिया गया। तो बच्चों, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी, जो अशिक्षित लोग होते हैं, ये शिक्षा की कमी भी कहीं ना कहीं बच्चों सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। अगर शिक्षा, सब व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना ऑटोमेटिक हमारे अंदर कम होगी बच्चों। और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ने के लिए बच्चों, एक दूसरे को लड़ने के लिए हम लोग एक दूसरे से, धर्म के नाम पर हम लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अशिक्षा जो है हम लोगों के लिए सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण है बच्चों। सांप्रदायिकता का उदय अशिक्षा के कारण भी हुआ है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो है वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, किसी के बोलने पर वो अपने धर्म को बड़ा और दूसरे धर्म को छोटा कहना शुरू कर देते हैं और धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपको आगे करके नेता लोग पीछे हो जाएंगे और आप लड़िए, आपका फैमिली जेल जाएगा, आपके फैमिली को परेशानी होगी, बट नेता लोग पीछे हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा काम जो अशिक्षित वर्ग होता है उनमें देखिएगा। शिक्षित वर्ग समझते हैं, वह नेताओं के सोच को समझते हैं, वो उनके बहकावे में नहीं आते हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अशिक्षा भी सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाता है। सांप्रदायिकता के बीच को बोने में भारत के नेताओं का भी अहम भूमिका है। सांप्रदायिकता के बीज को बोने में भारत के नेताओं की भी अहम भूमिका, क्योंकि ये जो नेता लोग होते हैं ना बच्चों, वो चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान, हायर बैकवर्ड
सिख ईसाई ये सब करके सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाते हैं, भड़काते हैं, ताकि जो है उनको धर्म के नाम पर वोट मिल सके। ठीक है बच्चों, इस प्रकार सांप्रदायिकता की भावना को सबसे पहले तो अंग्रेजों ने फूट डाल और शासन करो की नीति के तहत भड़काया। उसके बाद सांप्रदायिकता की भावना अपने धर्म को बड़ा मानने के कारण भी उत्पन्न होगी बच्चों। हिंदू मुसलमान की भावना भारत में अब ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, और सांप्रदायिकता के एक बड़ा कारण अशिक्षा भी बच्चों। अशिक्षित व्यक्ति सांप्रदायिक हो जाते हैं, ये क्लियर है। और सांप्रदायिकता के बीज को बोने में भारत के नेताओं की अहम भूमिका है, क्योंकि नेता लोग अपने चुनाव को जीतने के लिए सांप्रदायिकता के बीज का बीजारोपण कर देते हैं बच्चों। अब ये हमारा फाइनल क्वेश्चन, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के क्या क्या प्रावधान है। यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है, और भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताने या भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए क्या क्या प्रावधान है। आप कैसे कहिएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया बच्चों। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। इसके लिए संविधान में निम्न बातों का वर्णन है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पहला बात कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, यानी भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। संविधान में जिक्र है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, और धर्म के आधार पर सभी समान होंगे। यानी राज्य की नजर में सभी धर्म के लोग समान होंगे। ये संविधान में साफ साफ जिक्र है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, और राज्य की नजर में सभी धर्म के लोग समान होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब राज्य की नजर में समान होंगे। ये बात जिक्र किया गया है, जो साफ बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म के आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा, भारत के सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। सब, आपको जो धर्म मानना है मानिए, कोई रोक टोक नहीं है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना। आप अपना धर्म मानिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना आपको। आप दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे यहाँ गैर कानूनी है। आप धर्म के आधार पर कोई भेदभाव अपने यहाँ नहीं हो सकती है। ये नहीं कि वो हिंदू है तो उसके साथ अलग बर्ताव, वो मुस्लिम है तो उसके साथ अलग बर्ताव, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक पहचान है बच्चों। अगला है, भारत की शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। कोई भी एजुकेशन सेक्टर में धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनिवार्य नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षा जो धार्मिक शिक्षा है वहां धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर उसके गार्जियन चाहे, अगर उसके माता पिता इस बात को लेकर इच्छुक है नहीं कि हमारे बेटे को कुछ धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग संस्थाएं हैं, अलग स्कूल है, उन अलग संस्थाओं और स्कूलों में वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसे आप किसी भी बच्चे को धर्म के नाम पर उनको धार्मिक शिक्षा देकर भड़काने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे भारत के संविधान में साफ लिखा गया है कि शिक्षा को धर्म से दूर रखा जाएगा। भारत सभी धर्म के प्रति तटस्थ रहने की, भारत सभी धर्म के प्रति तटस्थ रहने की आशा करता है। यानी भारत को लगता है कि वो सभी धर्म के साथ न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, अर्थात वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। सभी धर्म उसके नजर में समान रहेंगे, सभी धर्मों को वो समान दृष्टि से देखेगा, समान नजरों से देखेगा। सभी धर्म उसके लिए समान है, वो किसी विशेष धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देगा बच्चों। ठीक है, इन सभी चीजों से पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बच्चों। तो इस तरह आज जो है हम लोगों ने क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, वो सारे क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने आज देख लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा जो ये वीडियो है वह समाप्त होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत दिखाइएगा बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।